उस दिन भाई को उस गोरी अंग्रेजन के साथ वह सब कुछ करते देखा तो मेरा भी दिल मचल उठा था। मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। मुझे भी ख्वाहिश होने लगी कि मेरे भाई का दोस्त दानिश भी मेरे साथ यह सब करे जो भाई उस गोरी अंग्रेजन के साथ कर रहे थे। लेकिन शायद वह तो पत्थर का बना हुआ था, मगर मैंने सोच लिया था कि अब सब कुछ मुझे ही करना होगा। रात को जब वह घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं भी उठी और उसके पीछे पीछे ही उसके कमरे में चली गई। मैंने उसको अपने दोनों हाथों से मजबूती से जकड़ लिया। आज मैंने किसी मर्द को पहली बार अपनी बाहों में भरा था। उसने मुझे एक बार रोका और कुछ कहने लगा, लेकिन मैंने उसके लबों पर हाथ रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसने भी अपने बाजू मेरे इर्द गिर्द कर लिए थे। उसके ऐसा करने से मैं तो जैसे 7वें आसमान पर उड़ने लगी थी। मुझे आज एक नए मजे से लुत्फ आनंद हो रही थी और चाहती थी कि जल्द से जल्द इसकी इंतहा में पहुंच जाऊं। थोड़ी देर के बाद वह उठा और मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर तक तो मैं उसको गौर से देखती रही, तो वह मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगा, क्या देख रही हो? मैंने इनकार में सर हिलाया और एक बार फिर उसके साथ लिपट गई। वह मेरी बेचैनी समझ गया था। उसने एक एक करके मेरे सारे कपड़े उतारे और फिर कुछ लम्हों बाद ही उसने, हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम रोशनी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल मैं पढ़ाई के सिलसिले में मुंबई आई हूँ। मैं यहाँ अपने भाई के साथ एक 3 कमरों के फ्लैट में रहती हूँ, जहाँ मेरे भाई आदित्य और उनका एक दोस्त मोहित भी रहता है। मेरा भाई 4 साल से कनाडा में है, जबकि उसका दोस्त भी 4 साल से उसी के साथ इसी फ्लैट में रहता है। मैं 1 साल पहले यहाँ आई हूँ और इसी फ्लैट में रहती हूँ। मेरा कद 5 फुट 5 इंच है, नीली आंखें और लंबे बालों वाली 19 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मैं दिल्ली के ही एक कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मेरे क्लास वालों और कॉलेज के दूसरे लड़के मुझ पर अक्सर लाइन मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान मेरा एडमिशन मुंबई के एक कॉलेज में हो गया और मैं यहाँ पर आ गई, जहाँ मेरा भाई पहले से ही मौजूद था। मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई से हॉस्टल रहूं ताकि खुलकर अय्याशियां कर सकूं, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ आने की इजाज़त एक शर्त पर दी थी कि मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। मैं यहाँ आई तो मेरे भाई का दोस्त मोहित मेरे दिलो दिमाग पर छा गया। 5 फुट 10 इंच कद वाला, गोरे रंग का खूबसूरत सा नौजवान, तकरीबन 25 साल की उम्र का होगा। गजब का खूबसूरत ये लड़का हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे लड़कों की तरह उसने कभी भी मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की, बल्कि मतलब की बात भी वह मुझसे कभी कभार करता था। वह उस वक्त घर आता जब मेरा भाई भी मौजूद होता। अगर कभी ऐसा मौका आता कि मैं घर में अकेली होती तो मोहित भी घर से बाहर चला जाता और उस वक्त वापस आता जब मेरा भाई आदित्य घर आ जाता। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार कतराता था और मुझे नजरअंदाज कर देता, जैसे कि इसके साथ किसी ने बात ही ना की हो। जैसे जैसे वह मुझे नजरअंदाज करता तो मुझ में उसे पाने की ख्वाहिश बढ़ती ही जाती। मैं जब भी उसे देखती तो मेरा दिल बेकाबू हो जाता। मुझे इस बात का भी खतरा था कि मैं अगर कभी इसके साथ कोई बात करूंगी तो ये भाई को ना बता दे, लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर उसको लिफ्ट कराती रहती, लेकिन हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता। यह लड़का आज़ाद माहौल में रहने के बावजूद यहाँ की खुराफात से दूर था। हालांकि मेरा भाई आदित्य कई बार वीकेंड पर क्लब वगैरह जाता और जब वापस आता तो उसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही होती, लेकिन मोहित ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। यही वजह थी कि मैं उसे मन ही मन चाहने लगी थी। एक बार जब उसकी तबीयत खराब हुई और वह दिन भर घर पर ही रहा। उस दिन मैं भी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई, जबकि मेरा भाई अभी जॉब पर था। फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई और उसको लाकर दी। उसने मेरे हाथ से चाय का कप लिया और खामोशी के साथ बैठकर पीने लगा। मैं भी कप देकर उसी कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और उसके साथ बातें करने लगी। वह मुझे किसी बात का जवाब दे देता और किसी पर खामोश रहता। वह मुझे इग्नोर कर रहा था, लेकिन मैं भी एक टक लगाकर उसके सामने बैठी रही और दिल में सोचा कि देखती हूँ
मुझे ये कब तक इग्नोर करता है? बातों के दौरान मैंने उससे पूछ लिया कि वह मुझे इतना इग्नोर क्यों करता है, तो कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मुझे दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मुझे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं तो न जाने उसके बारे में क्या सोचती रहती हूँ और वह मुझे बहन बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। मैंने उससे कहा कि दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है ना, तो मेरी इस बात पर वह खामोश हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुमको हासिल करके ही रहूंगी। तो वह कहने लगा, प्लीज ये बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल देगा। मैं यह नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में कोई दरार आए, तो मैंने उसको कहा कि तुम उसकी फिक्र ना करो और ये बात मुझ पर छोड़ दो। उस रोज मुझे काफी हद तक कामयाबी हुई। मुझे लगा उसके अंदर भी दिल है और मैं उसके दिल तक पहुंच सकती हूँ। अब मुझे उसके दिल में लगी दहशत को दूर करना था। इसी तरह वक्त गुजरता गया और अगले 2 हफ्ते तक मुझे मोहित के साथ कोई कामयाबी न मिल सकी। इसी दौरान मेरे भाई को रात के वक्त एक जॉब मिल गई, जहां पहली वाली जॉब से ज्यादा तनख्वाह थी। मैंने भाई से बात की कि वह यह जॉब ना करें और रात के वक्त घर में कैसे अकेली रहूंगी, तो मेरा भाई कहने लगा, अकेली क्यों, मोहित भी तो घर में ही होता है। उस वक्त मोहित भी हमारे पास ही मौजूद था। तो मैंने भाई से कहा कि मोहित तो ऐसे रहता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। आप होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। आपके साथ तो मैं बातें भी कर लेती हूँ, लेकिन मोहित तो मुझसे बात करने से भी डरता है। मेरी बात सुनकर आदित्य भाई हंसने लगे और मोहित से मुखातिब होकर कहा, क्यों भाई? मोहित, क्या बात है बहन, तुम्हारी शिकायत कर रही है? तो मोहित एक बार नजर उठाकर पहले आदित्य भाई को देखने लगा और फिर मेरी तरफ देखा और फिर अपने लैपटॉप पर निगाहें झुका ली। मैंने कहा कि यह तो ऐसे मुझसे भागता है जैसे मैं इसको खा जाऊंगी। 6 महीने हो गए हैं। मोहित ने मुझसे कभी ठीक से बात तक नहीं की और आप कहते हैं कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने कहा कि भाई, जब कभी आप घर ना हो और मोहित घर आ जाए और घर में आपको ना पाकर यह तो फौरन बाहर निकल जाता है। मुझे लगता है अगर आपने नाइट ड्यूटी वाली जॉब शुरू कर ली तो यह भी घर नहीं आया करेगा। मेरी बात सुनकर आदित्य भाई हंसने लगे और मोहित को एक बार फिर मुखातिब करके कहने लगे, मोहित, मुझे तुम पर और अपनी बहन पर, दोनों पर पूरा विश्वास है। मेरा ख्याल है कि मेरी गैर मौजूदगी में आइंदा बहन को अकेले होने का एहसास नहीं होने दोगे। भाई की बात सुनकर मोहित बोला, आदित्य, असल में बात यह है। उसने अपनी बात शुरू ही की कि आदित्य भाई फिर बोल पड़े, बस अब यह टॉपिक बंद करो और बहन, तुम जाओ, चाय बनाकर लाओ। मैं उठकर किचन में गई। वापस आई तो कमरे का माहौल तब्दील हो चुका था और दोनों कह कहे लगाकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उनको हंसते हुए देखकर पूछ लिया कि कौन सी बात पर इतना हंसा जा रहा है। तो आदित्य भाई बोले, मोहित के ऑफिस में एक अफ्रीकन लड़की उसको लिफ्ट करा रही है, मगर ये मान ही नहीं रहा। मैंने इसको कहा है कि खुद नहीं करनी तो मेरी करा दो, तो भी नहीं मान रहा। आदित्य भाई की बात सुनकर मैं बोली, मोहित के लिए तो नहीं आदित्य भाई, आपके लिए ठीक है, आप शादी कर लें। मेरी बात सुनकर फिर कहकहाने लगे और साथ में हम लोग चाय भी पीते रहे। इसी दौरान मैंने नोट किया कि मोहित बात करते करते चोर आंखों से मुझे देख रहा है और फिर मुझसे नजरें मिलते ही निगाह दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी कि आखिरकार मुझे कामयाबी मिल रही है। मेरे ख्याल में यह पहली बार था कि मोहित मेरी तरफ नजर उठाकर देख रहा था। पहले तो मुझसे बात भी नहीं करता था। भाई ने मोहित से कहा कि कल से तुम अपनी जॉब पर जाते हुए बहन को उसके कॉलेज ड्रॉप कर दिया करो और वापसी में ये खुद आ जाया करेगी। मैं रात को ड्यूटी करूंगा, तुम उसका ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत ना मिले। और बहन, तुम भी दानिश को ज्यादा तंग मत करना, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। अगले रोज सुबह सुबह नाश्ते के बाद मोहित जॉब पर जाने लगा तो मैं भी फट से उसकी गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोलकर बैठ गई। वह गाड़ी में बैठा और एक नज़र मुझे देखकर गाड़ी चलाने लगा। वह गाड़ी चलाते हुए खामोश था। मैंने बात शुरू की और कहने लगी, मोहित, आप जितना दूर भागोगे मैं उतना ही पास आऊंगी और मैंने कहा कि मैं तुमको पसंद करती हूँ और तुमको हासिल करके ही रहूंगी। वह मेरी बातें खामोशी से सुनता मुझे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करके चला गया। दोपहर को मैं घर आई तो आदित्य भाई सो रहे थे।
मैंने कपड़े मशीन में डालकर धोए और टीवी लगाकर देखने लगी। शाम को मोहित आया तो मैंने उसको चाय बनाकर दी। इतने में आदित्य भाई भी उठ गए और जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आज रात के खाने का क्या तैयारी है, तो आदित्य भाई कहने लगे, मैं तो जॉब पर जा रहा हूँ, बेहतर है जब तक मेरी रात की जॉब है आप लोग बाहर से ही खाना खा लिया करो। भाई के जॉब पर जाने के बाद मैं टीवी देखती रही, जबकि मोहित अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में घुस गया। रात को 10 बजे मैंने मोहित के कमरे का दरवाज़ा खोला और उससे कहा कि आज क्या आपने भूख हड़ताल कर रखी है? क्या अगर ऐसा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको कुछ नहीं खाना तो मुझे तो भूखा ना रखें। मेरी बात सुनकर मोहित मुस्कुराया और अपना लैपटॉप साइड पर रखकर उठ गया और कहने लगा, तुम आधा घंटा इंतजार करो, मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप कुछ नहीं लाए, मैं भी आपके साथ चलूंगी, हम बाहर ही खाएंगे। मेरी बात सुनकर वह मेरी तरफ देखने लगा और बोला, चलो ठीक है। मैंने कहा, ठहरो, मैं कपड़ा चेंज कर लूं? तो कहने लगा, क्या चेंज करना है? अच्छी भली तो हो। मैंने उसकी बात सुनी और उसके करीब आकर उससे कहा कि अगर आपको ठीक लगती हूं तो ऐसे दूर क्यों रहते हो? चलती हूं, वरना दूसरे कपड़े पहन लेती हूं। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई और मोहित गाड़ी चलाने लगा। फिर उसने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी खड़ी की और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद वह बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ले आया। मैंने उससे कहा कि खाना लेकर घर नहीं जाना, बल्कि यहाँ किसी करीब पार्क में चलते हैं, वहीं बैठकर खाएंगे। वह मेरी बात सुनकर खामोश रहा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने एक पार्क के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और हम दोनों ने एक बेंच पर बैठकर बर्गर खाया और कुछ देर बाद घर पर आ गए। मगर इस दौरान भी उसने कोई बात नहीं की। दूसरे दिन शाम को जब भाई जॉब पर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, भाई आज आप जॉब पर ना जाएं। उन्होंने कहा, क्यों? तो मैंने कहा, नहीं, ऐसे ही आज मेरा आउटिंग के लिए दिल कर रहा है। जब से मुंबई आई हूं कभी भी आप मुझे आउटिंग के लिए नहीं लेकर गए हैं। रोशनी, मैं तो लेकर नहीं जा सकता, तुम मोहित के साथ चली जाना, वह तुमको ले जाएगा। भाई की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि मेरा प्लान कामयाब हो गया था। भाई तो चले गए तो मैं उठकर ब्लू जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहन ली और हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। मैंने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं जब से मुंबई आई थी आज पहली बार मैंने मेकअप किया था। खैर, अब मैं मोहित का इंतजार करने लगी और थोड़ी देर बाद वह आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मुझे देखा और एक लम्हे के लिए अटक कर रह गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वह संभल गया और अंदर दाखिल हुआ। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर उसके लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैंने उससे कहा, मोहित, आज कहीं आउटिंग के लिए ले जाएं, तो वह मुझे बगैर देखे हुए कहने लगा, ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, वहां जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। ये कहकर वह तैयार होने चला गया। उस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मैं जल्दी से बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। हम लोग मुंबई की एक बड़े क्लब के बाहर में पहुंच गए, जहां उसने एक जगह गाड़ी पार्क की और हम लोग अंदर चले गए। अंदर दाखिल हुए तो अंदर तेज आवाज में इंग्लिश म्यूजिक चल रहा था और हम दोनों वहीं पर बैठ गए। म्यूजिक और डांस करते लड़के लड़कियों को देख रहे थे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी मोहित के साथ डांस करूं। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद मैंने मोहित से कहा कि यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे या कोई ड्रिंक वगैरह भी लेंगे। वह कहने लगा, तुम बैठो, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी दूसरे लड़के लड़कियों के साथ डांस करूं, लेकिन मैं मोहित की मौजूदगी की वजह से खामोश थी। आखिर मैंने हिम्मत करके मोहित से कहा, मोहित, चलिए आप और हम भी डांस करें। उसने कहा, रोशनी, अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो, मैं इसलिए तुमको नहीं ला रहा था। मैं बोली, अब आ ही गए हो तो थोड़ा सा डांस कर ले। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा, तो ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। वह बोला, चली जाओ। मैं उठकर दूसरे लड़के लड़कियों के साथ डांस करने लगी। मुझे एक सुरूर सा महसूस हो रहा था। डांस के दौरान ही अचानक एक अफ्रीकी लड़का मेरे पास आया और मुझे अपने साथ डांस की दावत दी। मैंने उसकी दावत कबूल कर ली और उसके साथ डांस करने लगी। अचानक ही उस लड़के ने डांस करते करते मुझे छूना शुरू कर दिया। 1-2 बार मैंने उसका हाथ झटक दिया,
लेकिन वह बाज नहीं आया। तो मैं डांस छोड़कर वापस आने लगी तो उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मैंने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब मैं मोहित की तरफ देखने लगी। उसने मुझे उस हालत में देखा तो उठकर आया और लड़के को न जाने क्या क्या कहा और मुझे बाजू से पकड़कर टेबल पर लेकर आ गया। यहाँ आते ही उसने मुझे अच्छी खासी बातें सुनाई, लेकिन मैं चुप रही। मोहित मुझे पकड़कर गाड़ी तक लाया और गाड़ी में बैठाकर खुद गाड़ी चलाने लगा। सुबह मैं 9 बजे के करीब उठी तो वहीं हॉल में आदित्य भाई और मोहित बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि मोहित ने सब कुछ भाई को बता दिया होगा और अब मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं होगा। आज ही भाई मेरी वापसी की टिकट करवाकर मुझे वापस इंडिया भेज देंगे। खैर, मैं बाहर निकली। मोहित और भाई को गुड मॉर्निंग कहा। भाई ने मुझे देखा और कहने लगे, उठ गई शहजादी साहिबा। हम सुबह से चाय के इंतजार में बैठे हैं। मुझे सोना था, लेकिन मोहित ने मुझे सोने नहीं दिया। बता रहा था कि तुम लोग रात को क्लब गए थे। रोशनी, तुमने देखा ना, मोहित बहुत अच्छा डांस करता है। मैं घबराई हुई थी, कुछ नहीं बोली। किचन में जाकर चाय बनाई और उनके पास आ बैठी और इंतजार करने लगी कि कब भाई मेरी क्लास लेना शुरू करते हैं, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। थोड़ी देर के बाद भाई चाय पीकर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। रात की ड्यूटी होने की वजह से भाई दिन में ही नींद पूरी करते थे और मैंने चोर नजरों से मोहित की तरफ देखा तो वह मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने नजरें नीची कर लीं और थोड़ी देर बाद फिर नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसको सॉरी कहा। उसने कहा, किस बात की? सॉरी, वो मैंने आपको रात को बहुत तंग किया था ना, इसलिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर के बाद फिर बोली, आपने रात वाला वाकया भाई को भी बता दिया है या नहीं? उसने कहा, नहीं, वैसे तुम कल वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और उसकी तरफ देखने लगी। अब मुझे उससे शर्म आ रही थी। आखिरकार मैं जीत गई थी। मोहित मेरी जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था और मैं पहली बार उससे अपनी तारीफ सुन रही थी। फिर मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और बेड पर उल्टी होकर लेट गई। मुझे अब हर चीज अच्छी लग रही थी और हर चीज पर प्यार आ रहा था। मैंने तकिया लिया और उसको जोर से अपने सीने के साथ लगा लिया। अब हमारी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। अब हर रोज हम लोग किसी न किसी जगह आउटिंग के लिए जाते, लेकिन कभी भी मोहित ने मुझे छुआ भी नहीं था। दिन गुजरते गए। एक रोज मेरी तबीयत खराब थी और मैं कॉलेज नहीं गई। मोहित अपनी जॉब पर चला गया और मैं अपने कमरे में ही लेटी थी, जबकि आदित्य भाई अपने कमरे में सोए हुए थे। 9 बजे के करीब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने सोचा, भाई उठे होंगे, किसी काम के लिए दरवाजा खुला होगा। कुछ देर के बाद मुझे टीवी लॉज से आवाजें आने लगीं। उनमें भाई के साथ किसी लड़की की भी आवाज शामिल थी। दोनों अंग्रेजी जुबान में कुछ बोल रहे थे। मैं जल्दी उठी और दरवाजा हल्का सा खोलकर देखा तो आदित्य भाई एक गोरी अंग्रेजन के साथ बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ही वह एक दूसरे के साथ लिपट गए और मेरा भाई उसका हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। शायद भाई को लगता था कि मैं अपने कॉलेज गई हूँ, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपने रूम में ही थी। मुझे हैरान हुई कि आखिर वह दोनों कमरा बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे कदमों से भाई की खिड़की के पास पहुंची और जैसे ही मैं अंदर झांक कर देखने लगी तो मेरा दिल अंदर ही अंदर मचल उठा। उन दोनों को वह सब करता हुआ देखकर मुझे मोहित की याद आने लगी। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पती हुई अपने कमरे के पास आ गई। मैं दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई। वह गोरी अंग्रेजन 1 घंटे से ज्यादा हमारे घर में मौजूद रही और फिर चली गई और भाई अपने कमरे में जाकर सो गए। शाम के वक्त भाई उठे तो मैंने उनको महसूस नहीं होने दिया कि मैंने उनको उस गोरी अंग्रेजन के साथ देखा है। खाने के बाद भाई भी चले गए। थोड़ी देर के बाद मोहित आया और हम लोग आउटिंग के लिए बाहर निकल गए, जहां मैंने तमाम वाकया से मोहित को आगाह किया। तो उसने बताया कि इस लड़की की तुम्हारे भाई के साथ काफी समय से दोस्ती है। तुम्हारे आने से पहले वह रोज घर आती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद आदित्य ने उसे घर आने से मना कर दिया था। आज भी आदित्य को मालूम नहीं था कि तुम कॉलेज नहीं गई, इसलिए उसको बुला लिया। खैर, तुम उसके सामने यह जाहिर ना करना कि तुमने उसको देखा है, वरना वह शर्मिंदा हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मगर मैंने सोच लिया था कि अब सब कुछ मुझे ही करना होगा।
मोहित रात को जब वह घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया, मैं भी उठी और उसके पीछे ही उसके कमरे में चली गई और पीछे से मैंने उसको अपने हाथों से मजबूती से जकड़ लिया। आज मैंने किसी मर्द को पहली बार अपनी बाहों में लिया था। उसने मुझे एक बार रोका और कुछ कहने लगा, लेकिन मैंने उसके लबों पर हाथ रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसने भी अपने बाजू मेरे इर्द गिर्द कर लिए थे। मैं तो जैसे 7वें आसमान पर उड़ने लगी थी। थोड़ी देर के बाद वह उठा और मुझे भी बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। चंद लम्हे में उसको गौर से देखती रही तो वह मुस्कुराकर पूछने लगा, क्या देख रही हो? मैंने इनकार में सर हिलाया और एक बार फिर उसके साथ लिपट गई। फिर कुछ लम्हों बाद ही उसने मुझे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था। उसके बाद मैं बिल्कुल निढाल सी हो गई और आंखें बंद करके लेटी रही। उसने अपने हाथों से मेरे गाल थपथपा कर कहने लगा, उठो और अपने कपड़े पहनकर अपने कमरे में चली जाओ। थोड़ी देर बाद आदित्य आने वाला होगा। मैं उठकर बाथरूम में चली गई और वापस आकर कपड़े पहनने लगी और अपने कमरे में आकर लेट गई। उस रात भी जब आदित्य भाई जॉब पर चले गए तो मोहित मुझे अपने कमरे में ले गया, लेकिन मैंने उसको कुछ न करने दिया क्योंकि मुझे अभी भी तकलीफ महसूस हो रही थी। उस अगले रोज मोहित ने फिर मेरे साथ वो सब किया। अब तो हर रोज ही हम लोग इकट्ठा सोने लगे थे। तकरीबन 2 महीने बाद आदित्य भाई को शक हो गया कि मेरे और मोहित के बीच कुछ चल रहा है। मेरे भाई ने इस बारे में मुझसे बात की तो मैंने यह कहकर टाल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मोहित से बात की तो उसने भी इनकार कर दिया, लेकिन आदित्य भाई ने कुछ दिनों के बाद मोहित से कहा कि वह अपने लिए किसी और जगह का बंदोबस्त कर ले, जिस पर मोहित यहाँ से किसी और जगह चला गया और भाई ने भी रात की जगह दिन की ड्यूटी वाली जॉब शुरू कर दी थी। अब भी मैं मोहित के साथ कभी कभी भी दिन के वक्त मिल लेती हूँ, लेकिन इसके बाद उसके साथ सिर्फ 1-2 बार ही वह सब करने का मौका मिला। लेकिन कुछ दिन बाद भाई को सब पता चल गया। उन्होंने घर पर बात की और हम दोनों की शादी तय कर दी। कुछ महीनों बाद ही हमारी शादी हो गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक रात मैं गहरी नींद में था, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ कुछ अजीब सा कर रहा है। तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। तब मैंने देखा कि मेरी काकी मेरे साथ कुछ अजीब कर रही थी। मैंने घबराकर कहा, काकी, आप क्या कर रही हैं? काकी ने कहा, मैं कुछ भी कर रही हूँ, तुझे दिख नहीं रहा? इतनी बातें क्यों कर रहा है? मुझे जो करना है करने दे। काकी की डांट से मैं बहुत डर गया। फिर मैंने कहा, अच्छा काकी, जो करना है कर लो। फिर काकी अचानक से पागल सी हो गई और उस बरसाती रात में उसने जो किया उसे सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मुझे यकीन है कि इसे सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का किरदार निभा रही हूँ। मेरा नाम रुद्र है और अभी मेरी उम्र 28 साल है। जिस वक्त की यह कहानी है तब मेरी उम्र 18 साल थी। मेरे काका छोटे मोटे व्यापारी थे। कभी कभी वह व्यापार के काम से बाहर जाते थे तो 7-8 दिन और कभी कभी 10-15 दिन तक घर नहीं आते थे। जब भी काका घर पर नहीं होते थे तब मुझे काकी के घर रुकना पड़ता था। काकी की शादी को अभी बस 1 साल ही हुए थे और अभी उनके कोई बच्चा नहीं था और काकी को अकेले रहने में बहुत डर लगता था क्योंकि हमारा घर काफी सुनसान जगह पर था और घर में और कोई बच्चा भी नहीं था। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था और हमारे घर में बस मैं और मेरे मम्मी पापा और काका काकी रहते थे। रात को जब काका घर पर नहीं होते तो काकी बहुत डर जाती थी। यही वजह थी कि काका मुझे अपने घर बुला लेते थे ताकि मैं काकी के साथ रह सकूं और वह अकेले रहकर ना डरे। एक दिन काका ने मुझसे कहा, देख बेटा, हमारे घर में और कोई लड़का नहीं है। तेरा हमारे भाई का बेटा होना और मेरा बेटा होना एक ही बात है। तू हमारा इकलौता बेटा है। तू जानता है कि मैं एक छोटा मोटा व्यापारी हूँ और मुझे व्यापार के काम से कभी कभी बाहर जाना पड़ता है। जब मैं बाहर रहूंगा तब तू हमारे घर ही रहना, क्योंकि तेरी काकी रात में अकेली नहीं रह पाती है और फिर तेरी काकी को ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है। इसलिए जब मैं घर पर नहीं रहूंगा तो तू हमारे घर के गेस्ट रूम में रहेगा और तू तेरी काकी से पैसे लेकर जो भी जरूरी चीजें हो बाजार से ला दिया करेगा। साथ ही तू अपनी काकी का ख्याल भी रखेगा, ठीक है? तब मैंने कहा,
ठीक है काका, आप बेफिक्र रहिए, मैं काकी की पूरी देखभाल करूंगा और जो भी जरूरत होगी वह सब पूरा कर दूंगा। फिर दोस्तों, जब भी काका बाहर जाते थे मुझे काकी के यहाँ रुकना पड़ता था। मैं गेस्ट रूम में रहता था जो काकी के कमरे के बगल में ही था, लेकिन जब भी मैं उनके यहाँ रुकता काकी मुझे अपने कमरे में बुला लेती और मेरे साथ ढेर सारी बातें करती। हम दोनों कई बार देर रात तक टीवी देखते रखते। दोस्तों, मेरी काकी ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी और मैं उस समय 10वीं क्लास में था, इसीलिए कभी कभी भी वह मुझे पढ़ाती भी थी, लेकिन ज्यादातर वह मुझसे बातें करती और रोमांटिक फिल्में देखती। एक दिन जब मैं उनके यहाँ रुकने गया तो काकी ने कहा, रुद्र बेटा, आज तू मेरे पास ही रहेगा। बाहर बहुत तेज आंधी और बारिश हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, काकी इसमें डरने की क्या बात है, बाहर चाहे जो हो, चारों तरफ तो दीवारें हैं ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी काकी बोली, रुद्र बेटा, मैं जो कह रही हूँ तू वही कर। आज मुझे अच्छा लग रहा, तू मेरे पास रहेगा, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा, ठीक है काकी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं जरूर आपके पास रहूंगा। कुछ समय बाद काकी ने कहा, रुद्र बेटा, बहुत दिनों से तेरे साथ ढंग से बात भी नहीं हुई है, आज मैं तुझसे खूब बातें करूंगी। मैंने कहा, काकी, मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। लेकिन काकी ने कहा, आज तुझे मुझसे बातें करनी ही होंगी। काकी के जोर देने पर मैंने मान लिया। कहा, ठीक है काकी, आज हम खूब बातें करेंगे, आगे। मैंने काकी से कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब काकी ने पूछा, रुद्र बेटा, क्या शर्त है? मैंने कहा, काकी, मैं अपने पापा से कब से कह रहा हूँ कि मुझे एक मोबाइल दिला दो, लेकिन वह मुझे मोबाइल नहीं दिला रहे। अगर तुम चाहती हो कि मैं रात भर तुम्हारे साथ बैठकर बातें करूं, तो तुम्हें मुझे एक मोबाइल दिलाना होगा। मेरी बात सुनकर काकी जोर से हंसने लगी। मैंने पूछा, काकी, तुम हंस क्यों रही हो? तब काकी बोली, अरे रुद्र, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुझे कल ही मोबाइल दिला दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तू मेरी शर्त मान ले तो मैं तुझे मोबाइल दिला दूंगी। मैंने कहा, काकी, तुम्हारी क्या शर्त है? अगर तुम मुझे मोबाइल दिला दोगी तो मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। फिर काकी ने कहा, ठीक है, तो आज रात में जो कहूंगी तुझे वही करना होगा। तब मैंने जवाब दिया, ठीक है, कि अगर तुम मुझे मोबाइल दिला दोगी तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। इस तरह बातों बातों में रात बीत रही थी और हमें समय का पता ही नहीं चला। काकी मुझसे बातें करते करते अचानक अजीब ढंग से मेरी ओर देखने लगी। उनकी निगाहों में कुछ रहस्य छिपा हुआ सा लग रहा था। मैंने सोचा, चलो जो भी काकी कहेगी मैं कर दूंगा, क्योंकि इसके बदले में मुझे मोबाइल मिलेगा। फिर मैंने काकी से कहा, काकी, अब बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? काकी ने हंसते हुए कहा, रुद्र, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, धीरे धीरे सब बताऊंगी, रात होने दे, फिर तुझे शर्त समझ में आ जाएगी। अब चल सो जाते हैं, बाहर बहुत तेज आंधी और बारिश हो रही है। कुछ देर बाद काकी ने कहा, रुद्र बेटा, आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये लो, ये मलहम है, इसे मेरे सिर पर मल दे, शायद इससे मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। फिर मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह काकी के सिर पर मालिश करने लगा। एक तरफ मैं मालिश कर रहा था और दूसरी तरफ काकी अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थीं। मैंने पूछा, काकी, आप ऐसे अजीब आवाजें क्यों निकाल रही हो? तब काकी ने जवाब दिया, अरे रे, तू ये समझेगा नहीं, तुझे जैसा कहा है वैसा ही कर। मैंने भी कहा, ठीक है काकी, और फिर जैसे वह सिखा रही थी वैसे ही अच्छे बच्चे की तरह मैं उनके कहे अनुसार उन्हें मालिश करने लगा। मालिश करते करते काकी अचानक सो गई और मैं भी सो गया। रात की गहरी नींद में अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ कुछ अजीब करने की कोशिश कर रहा है। तब मैं फौरन जाग गया और देखा कि काकी मेरे साथ कुछ अजीब कर रही थी। मैंने पूछा, काकी, आप ये क्या कर रही हैं? काकी ने कहा, मैं तेरे साथ क्या कर रही हूँ, तू देख नहीं रहा, और तू इतनी बात क्यों कर रहा है जो मैं कर रही हूँ, करने दे। काकी की बात सुनकर मैं बहुत डर गया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है काकी, जो आपका मन करे वो कर लीजिए। फिर अचानक काकी पागल जैसी हो गई और बोली, तू भी इस तूफानी रात में मेरे साथ ताल मिलाकर चल। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, पर मैं डर गया था कि अगर मैंने काकी की बात ना मानी तो कल वो मुझे मोबाइल नहीं दिलाएगी। तब मोबाइल के लालच में मुझे वही करना पड़ा जो काकी कह रही थी। तब काकी मेरे साथ कुछ ऐसा करने लगी
जिससे मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मैंने काकी से कहा, काकी, जो आप कर रही हैं वह ठीक है। क्या अगर काका को पता चला तो बहुत दुखी होंगे? तब काकी हंसते हुए बोली, अरे रुद्र, तुझे मोबाइल चाहिए कि नहीं? मैंने कहा, हाँ काकी चाहिए। तब काकी ने कहा, तो फिर मेरे साथ आज कुछ करना पड़ेगा, तभी तुझे मोबाइल मिलेगा। फिर काकी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जो मैं कभी किसी को बता नहीं सकता। आखिर में काकी की मर्जी के मुताबिक हम दोनों ने बहुत देर तक एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। काफी देर बाद काकी थक गई और मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, काकी, काका को कभी इस बारे में मत बताना। अगर काका को पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे। काकी ने कहा, अरे पगले, तू चिंता मत कर, काका को कैसे पता चलेगा? यहाँ तो सिर्फ तू और मैं ही हैं। रुद्र, तू बहुत प्यारा है, मुझे तू बहुत पसंद है, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। काकी ने फिर कहा, मैं तुझे कभी यह नहीं कह पाई, लेकिन तेरे साथ वक्त बिताने का मेरा हमेशा से शौक था। आज तू मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है। फिर हमने काफी देर तक समय बिताया और आखिर में हम दोनों थक गए। उस रात के बाद काकी और मैं जैसे ही घर के कामकाज में लग गए, मैं खुद को बहुत अजीब महसूस करने लगा। हर बार काका को देखकर डर लगता कि कहीं उन्हें कुछ पता न चल जाए। काकी तो अपने रोज के काम में मगन रहती, लेकिन मैं हर समय उलझन में रहता। कुछ दिन बीत गए। एक दिन काका अचानक काम से जल्दी घर लौटे। उस वक्त मैं और काकी घर पर थे। जैसे ही काका घर में घुसे, उन्होंने काकी के चेहरे पर कुछ शक देखा। काका ने मुझसे पूछा, रुद्र, सब ठीक है ना? मैंने हड़बड़ाकर जवाब दिया, हाँ काका, सब ठीक है। लेकिन काका को जैसे कुछ महसूस हुआ। वह काकी से बोले, क्या चल रहा है यहाँ? तब काकी कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। काका समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, सच सच बताओ, क्या चल रहा है? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब काकी डर गई और रोते हुए सारी बात काका को बता दी। तब काका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे लगा आज मेरी जान नहीं बचेगी, लेकिन काका ने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में घर से बाहर निकल गए। कुछ घंटों बाद काका वापस आए। उनका चेहरा शांत था। उन्होंने मुझसे कहा, रुद्र, ये जो कुछ भी हुआ इसे यही खत्म कर दो। कभी इस बारे में किसी से बात मत करना। मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसी कोई गलती मत करना। काका की यह बात सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। मैंने काका से माफी मांगी और वादा किया कि कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा। काकी भी चुपचाप थी। उसे समझ आ गया था कि जो कुछ हुआ वह गलत था। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। काका ने हमें माफ तो कर दिया था, लेकिन घर का माहौल हमेशा के लिए बदल गया था। मैंने तय किया कि अब मैं अपना रास्ता अलग कर लूंगा और किसी भी तरह की गलतियों से दूर रहूंगा। फिर कुछ महीनों बाद मैं शहर चला गया। पढ़ाई और काम की तलाश में काका और काकी की यादें मेरे जहन में रह गईं। लेकिन मैंने खुद को एक नई जिंदगी में ढाल लिया, जहां मैं खुद को बेहतर इंसान बना सका। और इस तरह वह एक भूल बनकर मेरे अतीत में दफन हो गई। मैं नौकरी की तलाश में शहर आया था। तभी मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर रहने के लिए जिद की। उसने अपनी माँ की देखभाल करने को कहा और खुद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। जैसे ही वह बाहर विदेश गया, उसकी माँ का मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर मुझे अपने कमरे में बुलाती थी। एक बार तो उसने झूठा बहाना बनाकर कहा कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस रात जब मैं उसके पास सो रहा था, अचानक वह मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी और तब आंटी ने कहा, मोहन, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी उम्र के लड़के इतने बड़े होते हैं। इतना कहते ही आंटी ने मुझे अपने बेड पर लेटा लिया और फिर मेरा हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम मोहन है। अभी अभी ही मैं नौकरी के लिए शहर आया था। मेरे शहर आने की खबर मैंने अपने दोस्त विकास को दी थी। विकास मेरा सोशल मीडिया पर दोस्त था। हमारी दोस्ती डिजिटल थी, लेकिन बहुत गहरी थी। जैसे ही मैं शहर पहुंचा, विकास मुझे स्टेशन से लेने आया और वहां से सीधा अपने घर ले गया। विकास के घर पहुंचते ही मेरी नजर एक खूबसूरत महिला पर पड़ी और मैंने उसे विकास की बहन समझ लिया। तभी विकास ने मेरी गलत फहमी दूर करते हुए कहा, मोहन, अरे ये मेरी बहन नहीं है, यह तो मेरी माँ है।
आंटी इतनी सुंदर और जवान दिखती थी कि मैंने उसे उसकी बहन समझ लिया था। आंटी किसी जवान लड़की जैसी लग रही थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मेरा भ्रम होना स्वाभाविक था। उस दिन विकास से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। दोपहर के खाने के बाद मैं वहां से निकलने लगा, क्योंकि मुझे अपने लिए रहने की व्यवस्था देखनी थी। मैंने कहा कि मुझे काम है और वहां से निकलने लगा। तभी विकास ने मुझे रोका। उसने कहा, मोहन, तुम हॉस्टल वगैरह क्यों ढूंढ रहे हो? जब तुम्हारा अपना घर है तो तुम्हें हॉस्टल में रहना सही नहीं लगता। तभी मैंने कहा, अपना घर? इस पर विकास बोला, मेरे दोस्त, इतनी जल्दी तुमने मुझे पराया कर दिया। अरे, मैं शहरी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे भी दोस्ती निभानी आती है। देखो, इस घर में मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। यहाँ तुम आराम से एडजस्ट हो सकते हो। वैसे भी अब मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सालों के लिए विदेश जा रहा हूँ, तो माँ की देखभाल के लिए उसे किसी की जरूरत होगी। मेरे विदेश जाने के बाद तुम ही मेरी तरह मेरी माँ की देखभाल करना। विकास की बात सुनकर मैं भावुक हो गया था, क्योंकि उसने मुझे पराया नहीं समझा, बल्कि अपनी तरह माना था। विकास की बात का समर्थन करते हुए उसकी माँ भी बोली, हाँ मोहन, विकास बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मेरा विकास बेटा विदेश चला गया तो दूसरा बेटा मेरे पास नहीं रह सकता। क्या भगवान ने तुम्हें सही समय पर यहाँ भेजा है? इसका मतलब है कि भगवान की यही इच्छा थी कि तुम यहाँ मेरे साथ रहो। उनका आग्रह इतना बढ़ गया कि मैं उन्हें मना नहीं कर सका। 2 दिन बाद विकास विदेश जाने वाला था। उसके जाने के बाद मैं घर में आंटी के साथ अकेला रह गया। अपने घर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने तुरंत नौकरी ढूंढ ली थी। 22 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई करने का विचार मैंने छोड़ दिया था और पैसे कमाने के लिए नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं, इसलिए मैंने नौकरी करने का निर्णय लिया। शहर में मुझे एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई थी। इसके विकृत विकास का भाग्य बहुत अच्छा था कि उसे 22 साल की उम्र में विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। खैर, किस्मत किसकी कैसी होती है, यह कहकर मैंने अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से मैं विकास की माँ को अपनी माँ मानकर उनके साथ रहने लगा, लेकिन आंटी के मन में मेरे प्रति अनुचित भावनाएं थीं, जिस पर पहले मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे वह सब बातें मेरी नजरों में आने लगीं। आंटी शहर में नौकरी करती थी। उस रात आंटी ने हम दोनों के लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाया था। वह बोली, मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया से तुम्हारी कुछ पसंद नापसंद के बारे में पता कर लिया है। तुमने अपनी बायो में लिखा है कि तुम्हें महाराष्ट्रियन फूड बहुत पसंद है ना आंटी। मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी थी। उस रात जब हम खाना खा रहे थे, वह मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरी थाली में एक रोटी रखी। खाना खत्म होने के बाद मैं आंटी की मदद करने लगा और डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाने लगा। मेरा काम देखकर ओ बोली, तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़के हो। मैंने कई बार विकास के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी है और तभी से मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक थी। तुम और विकास में बहुत फर्क है। विकास कभी भी घर के कामों में मदद नहीं करता, उल्टा वह घर का सामान इधर उधर फैलाने में एक्सपर्ट है। विकास के मजेदार किस्से सुनकर मैं हंसने लगा। हंसते हंसते आंटी अचानक शांत हो गई। मुझे लगा कि उसे विकास की याद आ रही होगी, इसलिए मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंटी, अगर विकास की याद आ रही हो तो मैं उसे फोन कर देता हूं। तुम इतनी उदास मत हो। तब आंटी ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, विकास हमेशा के लिए विदेश नहीं गया है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे अब उसकी याद में शांत नहीं बैठना, बल्कि मैं अचानक तुम्हारे ख्यालों में खो गई थी। आगे वह बोली, मैं सोच रही थी कि तुम कितने परफेक्ट हो। अगर तुम बार बार मुझे इस तरह इम्प्रेस करते रहोगे तो फिर मेरा क्या होगा? तुम मुझे बार बार इस तरह से इम्प्रेस मत किया करो, नहीं तो फिर मुझे संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर आंटी मेरे हाथ से प्लेट लेकर किचन में चली गई। कुछ समय तक मैं एक ही जगह पर इसी तरह खड़ा रहा। आंटी की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थीं। धीरे धीरे आंटी ने मेरे सामने अपनी सुंदरता का असर डालना शुरू कर दिया। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर योगा करती थी। जब मैंने उसे योगा करते देखा तो मुझे उसकी जवान दिखने का राज समझ आया। एक बार आंटी मुझे ऑफिस से जल्दी घर बुलाया था, क्योंकि उसे मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना था और वह चाहती थी कि मैं उन्हें लेकर जाऊं। उस दिन मैं दोपहर में आधा दिन की छुट्टी लेकर घर आया। घर पहुंचने के बाद मैंने बार बार बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी।
शायद बेल भी नहीं बज रही थी। तब मैंने अपने पास रखी दूसरी चाबी से दरवाजे का ताला खोला और अंदर चला गया। हॉल में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे आंटी के कमरे से पानी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद घर के किसी कमरे से पानी चल रहा होगा, क्योंकि मुझे जल्दी घर बुलाकर भी आंटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। कौन जानता है कितनी देर से पानी बर्बाद हो रहा होगा, और अब और पानी बर्बाद ना हो, इसीलिए मैंने उस पानी की आवाज की दिशा में जाना शुरू कर दिया। उस पानी की आवाज का अंदाजा लगाते हुए मैं एक कमरे के पास पहुंचा, जहां बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अंदर से दरवाजा खुला था। सामने मैंने आंटी को खड़ा देखा, जो पूरी तरह भीगी हुई थी। उनके चेहरे पर गीले बालों से पानी की छोटी छोटी धाराएं गिर रही थीं। उसका वह मोहक रूप देखकर कुछ पल के लिए मैं वहीं खड़ा रह गया और उसकी ओर एकटक देखता रहा। आंटी की उस सुंदरता में इतना खो गया था कि मुझे होश ही नहीं रहा। जब मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी, तब मैं होश में आया। मुझे समझ में आया कि आंटी ने मुझे सामने देखकर फिर से बाथरूम के अंदर दरवाजा बंद कर लिया। मैं वहां से बाहर हॉल में आकर बैठ गया। कुछ समय बाद आंटी हॉल में आई और मुझसे बोली, मोहन, तुम आ गए। मेरे कमरे में क्यों आ गए? तुम्हारे कमरे में पानी नहीं आता क्या? तब मैंने आंटी को बताया कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम अभी घर नहीं आई हो। मुझे नल के पानी की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे तक आ गया। इस पर वह बोली, अच्छा, कुछ समय पहले जो हुआ वह सब नजर की गलती से हुआ। आज मैंने सैंडल घर में दरवाजे के पास रखी थी, इसलिए शायद तुम्हें यह ध्यान नहीं आया होगा कि मैं घर पर ही हूं। जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं तैयार होकर आती हूं। ऐसा कहकर आंटी अपने कमरे में चली गई और मैं भी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आ गया। कुछ समय बाद हम दोनों अपने अपने कमरों से तैयार होकर मार्केट जाने के लिए बाहर आए। आंटी बहुत साधारण कपड़ों में तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार मैं किसी स्त्री की ऐसी सुंदरता देख रहा हूं। उस समय भी मैं बार बार आंटी की ओर देख रहा था। वह मेरे पास आई और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मोहन, अरे तुम बार बार किस सोच में डूबे रहते हो? चलो अब जल्दी करो। आंटी की बात सुनकर मैंने खुद को फिर से होश में लाया और उनके साथ मार्केट के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह गाड़ी पर मेरे पीछे बैठी, उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मार्केट में जहां भी उन्हें जाना था, मैं उन्हें वहां लेकर जा रहा था। घर लौटने के बाद आंटी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें परफेक्ट मैन का नाम पूरी तरह से सूट करता है, क्योंकि तुम सच में वैसे ही हो, बिल्कुल परफेक्ट। तुमने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। जहां जहां मुझे जाना था तुम मुझे वहां लेकर गए, जिससे मेरी शॉपिंग जल्दी खत्म हो गई। नहीं तो तुम्हारा दोस्त विकास मुझे एक दुकान पर छोड़ देता है और बाकी जगहों पर मुझे पैदल दल जाना पड़ता है, जबकि वह गाड़ी में बैठा रहता है। लेकिन तुमने तो सारे बैग उठाए और मुझे हर जगह गाड़ी पर बिठाकर ले गए, जिससे कि मेरा काफी समय बच गया। इसके बाद आंटी ने मेरी पीठ थपथपा की बजाय मेरे गालों को प्यार से खींचा। ये सब बहुत सहजता से हुआ, लेकिन इसका मेरे मन पर गहरा असर होने लगा था। जिस तरह से उन्होंने मुझे शाबाशी दी, मैं उसी विचार में खोया एक जगह खड़ा रहा। इसी बीच आंटी ने सूट पहनकर मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, इसमें मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, इसमें तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, बस ड्रेस थोड़ा ढीला है। मेरा ऐसा कहने पर आंटी बोली, शायद पीछे की रिबन मैंने बांधी नहीं है। मोहन, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे रिबन बांधने में? और फिर मैं उनकी मदद करने लगा। जब मैं रिबन बांध रहा था, तब कपड़े के बाहरी तरफ से सही, लेकिन मेरा उसे छूना हो रहा था। मैं बिना एक शब्द आंटी के सारे काम कर रहा था। अगले दिन जब वह अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई, तो उसने नया सूट पहना हुआ था। जब वह अच्छे से तैयार होकर आई, तो उनकी सुंदरता और भी ज्यादा निखर कर आ गई थी। उस दिन आंटी ने मुझसे कहा, कल तुमने दोपहर के वक्त मेरे लिए आधे दिन की छुट्टी ली थी, वैसे ही आज सुबह के कुछ घंटे आधे दिन की छुट्टी लो और मेरे साथ ऑफिस चलो। आंटी मुझे अपने ऑफिस क्यों ले जा रही थी, ये उसने ठीक से नहीं बताया था। जब हम ऑफिस पहुंचे और उनके फ्लोर पर एंट्री की, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। आंटी का यह अजीब व्यवहार मुझे समझ नहीं आया था। उनके ऑफिस में कई कर्मचारी हमें अलग अलग नजरों से देख रहे थे। वह दिखने में इतनी बूढ़ी भी नहीं थी।
लेकिन वह वहां क्या कर रही थी ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। वह मुझे सिर्फ अपने फ्लोर पर नहीं बल्कि अपने बॉस के केबिन में भी ले गई। उनके बॉस हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। आंटी ने बॉस से मेरी पहचान कराते हुए कहा, यह मेरा मोहन है। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा परिचय दिया। किसी लड़के का परिचय ऐसे कौन कराता है? भला बॉस से मिलाने के बाद आंटी मुझे बाहर लेकर आई और मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। आंटी के ऑफिस में मैं उनसे कोई सवाल ना कर सका। जब शाम को घर आया तो आंटी का व्यवहार थोड़ा अजीब था। घर आते ही आंटी ने मुझे गले लगा और कहा, आज तुम मेरे साथ ऑफिस आकर मेरी बहुत बड़ी मदद की। आंटी मुझसे बात कर रही थी। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की, जिसकी आवाज से आंटी डर गई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त उनकी वह गले लगाने की भावना कुछ अलग ही थी। जब बिजली की आवाज बंद हुई तो आंटी मुझसे दूर हो गई, लेकिन जाते जाते मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम जल्दी घर आ गए। देखो ना, तुम्हारे आने के कुछ देर बाद ही इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई। आंटी मेरी ज्यादा ही चिंता करने लगी थी और उसकी यह चिंता मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन साथ ही मुझे उन पर कुछ शक भी हो रहा था। उस वक्त आंटी दरवाजे पर खड़े होकर उत्सुकता से बारिश देख रही थी, लेकिन बाहर जाने से डर रही थी। उनके चेहरे से मुझे साफ दिखाई दे रहा था, वह बारिश में भीगना चाहती थी। तभी मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर कंपाउंड में ले गया। आंटी बारिश में भीगने से डर रही थी, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बारिश का मजा लेने को कहा। बारिश का आनंद लेते हुए उनके चेहरे पर जो खुशी थी, उसे देखकर मैं भी बहुत खुश हो रहा था। आंटी के बारे में मेरे मन में क्या भावनाएं आ रही थीं, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। आंटी मानो किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह बारिश में भीगने लगी। वह बारिश में मस्ती करते हुए बार बार मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी और मेरा हाथ पकड़कर डांस करने की कोशिश कर रही थी। तब आंटी ने मुझसे कहा, मोहन, तुम सच में बहुत अलग हो। आज तुम्हारे साथ पानी में भीगते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूं और तुम मेरे हीरो हो। आंटी ने यह सब बातें बड़ी सहजता से कह दी, लेकिन मेरे मन पर इसका असर कुछ अलग ही तरह होने लगा था। घर में घुसते ही आंटी मेरे लिए तौलिया लेकर आई और अपने हाथों से मेरे बाल पोंछने लगी। तभी हमारी नजरें मिली और आंटी मुझे बड़े ही प्यार से देख रही थी। आंटी ने कहा, मोहन, जिस तरह से तुम मेरे साथ बातें करते हो वह विकास ने कभी नहीं की। वह तो हमेशा अपने पढ़ाई में व्यस्त रहता था। वह बोल ही रही थी। तभी मैंने उनसे पूछा, आंटी, तुमने अपने बॉस से मेरी पहचान मेरा मोहन कहकर क्यों करवाई थी? इसका मतलब क्या है? ये सुनते ही आंटी एकदम से चौंक गई और वहां से चली गई। लेकिन रात को सोने के समय आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह बोली, आज मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम आज मेरे साथ सो सकते हो? मदद के तौर पर मैं आंटी के कमरे में सोने के लिए तैयार हो गया। उस रात आंटी के कमरे में सोते वक्त मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे कमरे की जासूसी कर रहा हो। मेरी नजरें कभी दरवाजे पर तो कभी खिड़की पर जा रही थीं। सोने से पहले मैंने आंटी की तरफ देखा तो वह मुझे दिखाई दी। आंटी ने कहा, मोहन, तुम अभी तक सोए नहीं। मैंने जवाब दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस कमरे की जासूसी कर रहा है। इस पर आंटी ने कहा, मुझे भी तब से ऐसा ही लग रहा है, इसलिए मैं भी नहीं सो पाई। शायद यह हमारा भ्रम हो। यह कहकर आंटी ने मुझ पर हाथ रखकर सोने की कोशिश की। कुछ समय बाद ही अचानक कमरे की लाइट जल गई और किसी ने मां की आवाज लगाई। इस आवाज से मेरी और आंटी की नींद खुल गई। उठकर देखा तो विकास सामने खड़ा था। वह हमें देख रहा था और अपनी मां से बोला, मां, तुम यह क्या कर रही हो? मोहन मेरा दोस्त है, इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। मुझे तो अब तुम्हें मां कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने विकास से कहा, विकास, तुम बेवजह ऐसा मत सोचो। आंटी को डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुलाया था। लेकिन जिस तरह से आंटी ने मुझ पर हाथ रखा था, उसे देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। विकास अपनी मां पर अनुचित बातें कहने लगा। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह अचानक घर नहीं आया था, बल्कि यह उसका कोई प्लान था। मैंने विकास से कहा, विकास, इस छोटी सी बात पर तुम आंटी पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हो? तुम जरूर किसी और गुस्से का इजहार कर रहे हो। और मुझे ये बताओ, तुम तो विदेश गए थे, फिर अचानक घर कैसे आ गए? इस पर विकास ने कहा, मैं विदेश नहीं जा सका क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। माँ से पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया।
इसलिए मैं अपने चाचा से कुछ पैसे लेने गया था। मैंने माँ को यह नहीं बताया था कि मैं चाचा के पास गया हूँ। उस दिन जब मैं चाचा के पास पैसे लेने गया तो उन्होंने मुझे माँ के बारे में कुछ बातें बताई जिन पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मेरे चाचा ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ का किसी गैर मर्द के साथ गलत संबंध है। मैंने उनकी बातों पर यकीन किया क्योंकि उनके कहने पर शक न करने की कोई वजह नहीं थी। मेरे पिताजी के ना होते हुए भी माँ इतनी सजी धजी रहती थी, लेकिन यह किसके लिए, इस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन चाचा ने मेरी आंखें खोल दी। तभी मैंने प्लान बनाया कि मैं माँ पर नज़र रखूंगा। उस दौरान तुम भी शहर आने वाले थे। मेरे प्लान के अनुसार मैंने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ और तुमसे माँ के साथ रहने की जिद की। मुझे पता था कि मेरी माँ का बुरा असर तुम पर भी पड़ने लगेगा। तुम दोनों के बीच जो चल रहा था वह मुझे समझ आ गया। मोहन, मैं तुमसे इसका दोषी नहीं मानता। असली गलती मेरी माँ की है। इसकी नीयत खराब है। तुम तो बस उसकी बातों में आ गए होंगे। जब विकास शांत हुआ फिर मैंने उससे कहा, तुमने अपनी माँ पर आरोप लगाया, अब खुश हो गए। अब बोलो और कुछ बाकी है। बाकी हो तो वह भी कह लो, क्योंकि आगे तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तब मैंने कहा, विकास, तुमने हम पर नजर रखी, लेकिन जो तुम्हें देखना चाहिए था वो तुमने देखा ही नहीं। वो मुझे अपने ऑफिस इसलिए ले गई थी क्योंकि उसका नया बॉस उस पर नजर रख रहा था और उसके सामने यह दिखाना था कि वह अकेली नहीं है, उसके साथ उसका जवान बेटा भी है। बॉस को बेटे का डर दिखाने के लिए वह मुझे ऑफिस ले गई थी, और अभी भी जब वह मुझ पर हाथ रखकर सो रही थी तो ऐसा इसलिए क्योंकि वह मेरे और तुम्हारे बीच कोई फर्क नहीं करती। अगर तुम दूसरों की बातें सुनने के बजाय अपनी माँ को समझने की कोशिश करते तो तुम्हारे मुंह से माँ के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं निकलते। कुछ ही दिनों में मुझे यह भी समझ में आ गया कि आंटी घर में रहते हुए भी अकेली थीं, जबकि उनका जवान बेटा उनके साथ था। उन्होंने तुम्हारे कारण दूसरी शादी नहीं की, वह तुम्हारे लिए ही जीती रही। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर माँ की देखभाल की जिम्मेदारी आई तो तुमने माँ पर ध्यान देने के बजाय खुद की दुनिया में खो गए और लोगों की बातें सुनकर माँ पर अविश्वास जताया। मैं बात कर ही रहा था कि आंटी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मोहन, तुम्हारे पास जो समझदारी है शायद वह विकास में नहीं है, क्योंकि मैंने इसे कभी किसी चीज़ के लिए मेहनत करने नहीं दी। मैंने उसे हर चीज़ समय पर दी, लेकिन आज मेरे बेटे ने मेरे प्यार का बदला मुझ पर अविश्वास करके चुकाया। फिर मैंने कहा, विकास, तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया ताकि हमारे बीच दूरी पैदा हो सके। तुम्हारे चाचा चाची से मदद मांगने से पहले मैं तुम्हारे चाचा के पास तुम्हारे पिता की संपत्ति का हिस्सा मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी देने से मना कर दिया। तब मैंने उन्हें धमकी दी थी कि मैं उन्हें अदालत में खींच कर लेकर जाऊंगी। जो तुम्हारे चाचा से तुम्हारे पिता का हक मांगने गई थी वह सिर्फ तुम्हारे लिए था, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छाओं को मारना नहीं चाहती थी। मुझे भी तुम्हें बड़े शहर में पढ़ाई के लिए भेजना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाओगे। आज तुमने अपनी माँ के प्यार का यही सिला दिया बेटे। ऐसा कहकर आंटी रोने लगी। आंटी की बात सुनकर विकास की समझ वापस आ गई। वह दूसरों की बातों में आकर अपनी माँ पर विश्वास नहीं कर रहा था और उसने आंटी और मुझ पर भी गलत शक किया। जब विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने रोते हुए आंटी से माफ़ी मांगी। वह एक माँ थी, इसलिए उसने तुरंत अपने बेटे को माफ़ कर दिया। माफ़ी मांगने के बाद वह मुझे अपने घर पर रहने के लिए आग्रह करने लगा, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं रह सकता था, क्योंकि उस माँ बेटे को अपने रिश्ते को सुधारने के लिए समय की ज़रूरत थी। विकास को अपनी माँ की ईमानदारी और उसके लिए किए जा रहे उसके संघर्ष को देखने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की मेहनत की कोई समझ नहीं थी। मैंने बचपन से अपने घर की गरीबी देखी थी और तभी से मैंने छोटे मोटे काम किए थे। दोस्तों, आजकल माता पिता बच्चों की सभी इच्छाएं तुरंत पूरी कर देते हैं और बच्चे उसकी आदत डाल लेते हैं। अगर कभी माता पिता बच्चों की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो बच्चे तुरंत नाराज हो जाते हैं और उन्हें अपशब्द कहने लगते हैं। इसी तरह की स्थिति से बचने के लिए हर बार बच्चों को सभी इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उन्हें नहीं शब्द का भी सामना करने देना चाहिए। बच्चों को यह समझना चाहिए कि माता पिता दिन रात उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तभी उन्हें रिश्ते, प्यार और पैसों की असली कीमत समझ आएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है? इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरी मालकिन की बेटी मेरे बार बार गले लगती, वो बार बार मेरे करीब आती, कभी खेल खेल में मुझे किस कर देती तो कभी मेरे बिस्तर पर आकर लेट जाती। मैं भी मर्द था, आखिर कब तक खुद को रोकता। फिर एक दिन मालकिन को बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाना पड़ा और अब मेरे पास मौका था मालकिन की बेटी के साथ वह सब करने का जो वह मुझसे करवाना चाहती थी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, हमारे साथ बहुत ही मजेदार कहानी है। यह कहानी 4 साल पुरानी है, जिसमें मैंने अपनी ही मालकिन की बेटी के साथ रंगरलियां मनाई थी। मैं एक छोटे गांव में पला बड़ा हूं और मेरी उम्र 25 साल है। मेरे पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा नाम राहुल है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था और मेरी 2 बहनें भी थीं। हम बच्चे धीरे धीरे माँ के ऊपर अब बोझ बनने लगे, जिसके बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम जाया करता था। तभी एक दिन मेरी मुलाकात एक गांव के भैया से हुई, जिन्होंने मुझे दिल्ली के बड़े से मकान में नौकर का काम करने के लिए प्रस्ताव दिया। मैंने जैसे तैसे अपनी माँ और बहनों को मनाया और उनको भगवान भरोसे गांव में छोड़कर पैसे कमाने शहर आ गया। जिस घर में मुझे काम मिला था उसमें एक मालकिन और मालकिन की एक ही बेटी थी। मालकिन की बेटी का नाम टीना था। उसे मैं छोटी मैम साहब कहता था। मालकिन के पति को मरे हुए काफी वक्त गुजर चुका था, इसलिए घर में मालकिन और मालकिन की बेटी टीना ही थे। मालकिन की बेटी को मुझसे बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि घर में वह सिर्फ अकेली रहती थी और जब हमें समय मिलता तो हम खेल भी लिया करते थे। टीना मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश रहती थी। वह हमेशा ही मुझे अपना दोस्त माना करती थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी मासूमियत और चंचलता उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। दिखने में तो मैं भी एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन कभी कभी वह उस तरह की हरकतें करती कि मैं कुछ समझ नहीं पाता था। वह रात को अक्सर मेरे कमरे में आ जाया करती और मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती। मुझे भी उसके साथ हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। वह बहुत ही शरारती थी और उसका बदन एकदम भरा हुआ था। अब मुझे उनके यहाँ काम करते हुए 6 साल हो चुके थे और मैं 20 साल का हो चुका था। टीना भी एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। वो मेरी ही हम उम्र थी। मैं समय समय पर अपने गांव में माँ के पास रुपया भी भेज दिया करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर अब मेरी जवानी की दस्तक ने मेरी आने वाली पूरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने कभी लड़की के स्पर्श को महसूस नहीं किया था, हालांकि उन सारे कामों का सारा ज्ञान मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ था। एक रात को छोटी मैम साहब मेरे कमरे में आई और बातों ही बातों में मुझसे लिपट गई और अचानक ही उसने मेरे होठों पर किस कर दिया। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर जानता था कि उसके मन में कुछ चल रहा है। छोटी मैम साहब की हरकत से मेरा मन भी बेकाबू होने लगा था। मुझे भी उसकी जवानी तंग करने लगी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किया था। फिर वह मेरे रूम से जाने लगी और वह कहने लगी, कभी तुम भी मेरे रूम में आ जाया करो। मौज मस्ती करने के लिए हमेशा मैं ही तुम्हारे पास आती हूँ, तुम तो कभी नहीं आते। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा। टीना, मैम साहब ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरा तुम्हारे कमरे में आना शायद बड़ी मालकिन को अच्छा ना लगे। तो वह झट से बोली, देखो, सबसे पहले तो मुझे मैम साहब कहना बंद करो। मुझे सिर्फ तुम टीना कहा करो। रही बात मोम की, तो वह तुमसे कुछ नहीं कहेंगी। वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे तो मैम साहब ने मुझे टीना के साथ खेलने से कभी नहीं रोका था और ना ही उससे बात करने से कभी मना किया था। शायद इसलिए कि वह घर पर अकेली थी। उसका कोई बहन भाई नहीं था और ना ही उसके पिता थे, इसलिए वह अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी। लेकिन फिर भी मैं तो एक नौकर था, बस यही सोचकर अपनी हद में रहा करता था। अगले दिन टीना ने रात को मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, चलो लूडो खेलते हैं। थोड़ी देर तक हम दोनों लूडो खेलते रहे। लूडो खेलते वक्त वो मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी भी करने लगती। फिर अचानक से टीना बोली, मेरा लूडो खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, चलो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं मोबाइल में। मैंने कहा, टीना, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, सुबह को तुम्हें स्कूल भी जाना है और रात भी काफ़ी हो गई है। वह बोली, नहीं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 12 ही तो बजे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर फिर से बेड पर बिठा लिया। मैं भी खामोश होकर बैठ गया। उसने अचानक अपने मोबाइल में एक रोमांटिक फिल्म लगाई और कहने लगी, हेलो दोस्तों,
आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। राहुल, क्या तुमने ये मूवी कभी देखी है? मैंने ना में सिर हिलाया तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो बड़े शर्मीले हो यार, लड़के होकर भी तुमने आज तक इन मूवियों का मजा नहीं लिया। मैंने कहा, मुझे वक्त नहीं मिलता और फिर मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ। मैं जो भी पैसे कमाता हूँ वह सब गांव में अपनी माँ के पास भेज देता हूँ। टीना बोली, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, आज तुम्हें मैं यह मूवी दिखाऊंगी। अब मैं समझ गया था कि वह क्या चाहती है। मेरा खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल टीना को अपनी बाहों में लेने के लिए मचल रहा था, लेकिन मालकिन की डर की वजह से मैं वहां ज्यादा देर तक रुका नहीं। मैंने सोने का बहाना किया और उसके रूम से बाहर आ गया, और मैं अपने रूम में आकर अपने मन में सोचने लगा कि आज तो कुछ गड़बड़ हो जाती, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और अपने मन को भी बहला फुसलाकर समझा दिया। पर मैंने अपने मन में सोच लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा, और अब मैं मौके की तलाश में था, क्योंकि मेरे दिल पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैम साहब ने जो आग भड़का थी अब ठंडी भी वहीं करेगी। उस रात मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। एक दिन मेरी बड़ी मालकिन 2 महीने के लिए अपने किसी काम से इंडिया से बाहर गई हुई थी, और इस बीच अब घर में मैं और उनकी बेटी टीना ही अकेले थे। एक दिन नहाने के बाद छोटी मैम साहब का कॉलेज जाने का वक्त हुआ तो उसने मुझसे कहा, राहुल, आज मेरा मन नहीं है कॉलेज जाने का। मैंने पूछा, क्यों छोटी मैम साहब, चली जाइए ना। टीना मैम साहब बोली, सोच रही हूँ क्यों ना आज कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूँ। जिस पर मैंने बस चुपकी मार ली और शांति से अपने कमरे में चला गया। मैं समझ चुका था कि छोटी मैम साहब के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा है, पर मेरे अंदर शुरुआत करने की जरा सी भी हिम्मत न थी। इतने में छोटी मैम साहब मेरे कमरे में आई। उसने केवल नीचे तौलिया पहना हुआ था और ऊपर हल्का सा कोई कपड़ा ओढ़ा हुआ था। मैं छोटी मैम साहब को देखकर पगला गया था और शर्म के मारे मैंने अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा ली। इतने में उसने मेरे चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए अपने ऊपर वाले कपड़े को उठाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे चुपके चुपके देखते हो, तो लो, आज कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। मैं उस वक्त कहता भी तो क्या कहता, मैं भी तो इस वक्त का इंतजार कब से कर रहा था। मैं सीधा खड़ा हुआ और मैंने मेम साहब को गले से लगा लिया। मैंने टीना से कहा, इस दिन का मुझे बड़ी बेसब्र से इंतजार था। तो टीना बोली, फिर मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते थे? मैंने कहा, मुझ में हिम्मत नहीं थी फैल करने की। मैं ठहरा तुम्हारा नौकर, लेकिन आज मैं तुम्हारी खूबसूरती को निहारना चाहता हूँ। आज तो वह कयामत लग रही थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और मैं उसे निहारे जा रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस दिन मैंने टीना पर खूब प्यार लुटाया। यह सिलसिला लगभग 2 महीने तक चला था। 2 महीने तक मैं हर रोज टीना को इसी तरह प्यार करता था। हम लोग ना दिन देखते थे ना रात। हम दोनों अपने आप में ही खोए हुए थे और अपनी जिंदगी का आनंद उठा रहे थे। मैं टीना को बेहद चाहने लगा था और वह भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अब उसकी बॉडी का साइज भी काफी बढ़ चुका था। टीना प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे मेरी मालकिन के आते ही हमारे बारे में पता चल गया और उन्होंने मजबूरी में आकर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी टीना की शादी मेरे साथ करवा दी। अब मैं इतना अमीर हो चुका हूँ कि मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करा दी और अपनी माँ और टीना के साथ सुखी जीवन बिता रहा हूँ। कभी कभी हमारी जिंदगी में सब कुछ अचानक हो जाता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। वह सब हमें मिल जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इतना अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।